नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्य हिंदी और मैं हूं आपके साथ कृति सिंह। आइए रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों की ओर। बिहार में नई सरकार के गठन के बाद आरजेडी ने एनडीए पर परिवारवाद का आरोप लगाया, जिस पर बीजेपी ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। बीजेपी नेता शाहनवाज हुसैन ने कहा कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में एक मजबूत सरकार बनी है, जिसमें अनुभव और युवा चेहरों का अच्छा संतुलन है। उन्होंने कहा कि आरजेडी के पास मुद्दे नहीं हैं, इसलिए परिवारवाद का आरोप लगाया जा रहा है। शाहनवाज हुसैन ने साफ कहा कि 10 मंत्रियों के परिवार से होने की बात बिल्कुल गलत है। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि जिनके पिता बीजेपी जेडीयू में काम करते थे, उनके बच्चे अगर पार्टी में काम नहीं करेंगे तो क्या लालटेन पकड़ेंगे? आरजेडी बस बेवजह सवाल उठा रही है। नीतीश कुमार ने बुधवार को सीएम पद की शपथ ली थी और 26 मंत्रियों को भी कैबिनेट में जगह दी गई है। केंद्र सरकार ने 4 नए लेबर कोड को औपचारिक तौर पर अधिसूचित कर दिया है। इसके साथ ही 29 पुराने श्रम कानून खत्म होकर अब देश में सिर्फ 4 श्रम संहिताएं लागू होंगी। वेतन संहिता, इंडस्ट्रियल रिलेशंस कोड, ऑक्यूपेशनल सेफ्टी कोड और सोशल सिक्योरिटी कोड। इस नए कानूनों में नए बड़े बदलाव किए हुए हैं। अब सभी कर्मचारियों को न्यूनतम वेतन और बोनस मिलना अनिवार्य होगा। ओवरटाइम की सीमा बढ़कर 125 घंटे प्रति तिमाही हो गई है। गिग वर्कर, ठेका मजदूर और प्लेटफॉर्म वर्कर भी सामाजिक सुरक्षा के दायरे में आएंगे। महिलाओं को नाइट शिफ्ट में काम करने की अनुमति होगी, लेकिन सुरक्षा इंतजाम जरूरी होंगे। सरकार का कहना है कि इससे 50 करोड़ से अधिक कर्मचारियों को फायदा होगा, जबकि विपक्ष से मजदूर विरोधी बता चुका है। राज्यों को अपने नियम नए लेबर कोड के हिसाब से बदलने होंगे। डायरेक्टर एस राजामौली के खुद को नास्तिक बताने पर मचा बवाल थम नहीं रहा, लेकिन इस मुद्दे पर फिल्म मेकर राम गोपाल वर्मा खुलकर उनके समर्थन में आ गए हैं। वर्मा ने कहा कि नास्तिक होना कोई अपराध नहीं है और संविधान भी इसे सुरक्षा देता है। राजामौली पर धार्मिक भावनाएं आहत करने के आरोप लग रहे हैं। यहाँ तक कि एक संगठन ने शिकायत भी दर्ज करवाई है। आरजीवी ने साफ कहा कि किसी कलाकार का पर्सनल बिलीफ उसकी क्रिएटिविटी को नहीं रोक सकता। उन्होंने तंज कसते हुए पूछा कि क्या गैंगस्टर फिल्म बनाने के लिए डायरेक्टर को गैंगस्टर बनना पड़ेगा? वर्मा का कहना है कि राजामौली की सफलता से जलने वाले लोग ही इस विवाद को हवा दे रहे हैं। उन्होंने दावा किया कि राजामौली के काम पर इसका कोई असर नहीं पड़ेगा और उनकी अगली फिल्म भी बड़ी हिट साबित होगी। दिल्ली पुलिस ने जिस व्हाइट कॉलर आतंकी मॉड्यूल का खुलासा किया है, उसका मास्टरमाइंड बिहार के अररिया का 39 वर्षीय मौलवी इरफान अहमद बताया जा रहा है। इरफान बेहद पढ़ा लिखा है और उसने इंजीनियर, एमबीए, आईटी प्रोफेशनल और अरबी जानने वाले युवाओं को खास टारगेट बनाया। पुलिस के मुताबिक वो 3 तरीकों से लोगों को जोड़ता था: ऑनलाइन अरबी क्लासेस, फर्जी लिंक्डइन प्रोफाइल और यूनिवर्सिटी कैंपस में मुफ्त कोर्स का लालच। धीरे धीरे लोगों को अलग चैट पर ले जाकर वो कट्टरपंथ, गजा बदले और जिहाद की बातों की ओर मोड़ देता था। इस मॉड्यूल का मकसद ऐसे पढ़े लिखे लोगों की छोटी छोटी सेल तैयार करना था, जो फंडिंग जुटा सकें, विदेश जा सकें और बिना शक के आतंकी गतिविधियों को अंजाम दे सकें। सभी गिरफ्तार लोग पोस्ट ग्रेजुएट हैं और 14 दिन की पुलिस कस्टडी में भेजे गए हैं। बिहार में नीतीश कुमार सरकार में मंत्रियों के विभागों का बंटवारा हो गया है। अभी तक गृह मंत्रालय का जिम्मा संभाल रहे सीएम नीतीश ने गृह विभाग अब बीजेपी के हवाले कर दिया है। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी अब राज्य के नए गृह मंत्री होंगे। विजय कुमार सिन्हा को भूमि और राजस्व विभाग की जिम्मेदारी सौंपी गई है। मंगल पांडे को फिर से स्वास्थ्य विभाग की जिम्मेदारी सौंपी गई है। दिलीप जायसवाल को उद्योग विभाग का जिम्मा सौंपा गया है। इसके अलावा एलजेपीआर को गन्ना उद्योग विभाग और लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग सौंपा गया है। हम पार्टी को लघु जल संसाधन विभाग की जिम्मेदारी दी गई है। आरएलएम को पंचायती राज विभाग दिया गया है। ने बड़ा आरोप लगाते हुए एक्स पर उन सभी लोगों के नाम जारी किए हैं जिन्होंने राहुल के खिलाफ खुला खत लिखा था। कांग्रेस ने एक्स पर लिखा, देश भर में वोट चोरी का मुद्दा उठाने के बाद राहुल गांधी के खिलाफ अचानक 272 तथा कथित प्रतिष्ठित लोग सामने आ गए हैं। राहुल गांधी ने वोट चोरी के सबूत पेश किए, जिसके बाद ये पूरा मामला गर्मा गया और बीजेपी पर सीधा दबाव बढ़ा। कांग्रेस का कहना है कि ये 272 लोग असल में बीजेपी या उससे जुड़े संगठनों जैसे आरएसएस, विवेकानंद फाउंडेशन और इंडिया फाउंडेशन से जुड़े हैं। कई के खिलाफ गंभीर आरोप भी हैं, लेकिन बीजेपी से नाते के कारण सबकी छवि साफ दिखाई देती है। विपक्ष का आरोप है कि ये लोग लोकतंत्र या संविधान की चिंता नहीं करते, बल्कि उस सिस्टम का बचाव कर रहे हैं जो उन्हें ही बचाता है। राहुल गांधी का कहना है कि वो सच्चाई सामने लाकर रहेंगे, चाहे कोई कितना भी विरोध क्यों ना करे।
बिहार में एसआईआर यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन इस बार सबसे बड़ा विवाद बना रहा। विपक्ष ने आरोप लगाया कि मतदाता सूची से नाम हटाकर एनडीए को फायदा पहुंचाया गया, जबकि एनडीए ने उसे घुसपैठियों की सफाई बताया। करीब 44 लाख नाम वोटर लिस्ट से हटे भी, लेकिन डेटा कुछ और ही कहता है। विश्लेषण के मुताबिक एसआईआर की वजह से एनडीए को कोई बड़ा चुनावी फायदा नहीं मिला। द हिंदू की एक रिपोर्ट के मुताबिक 2024 लोकसभा से 2025 विधानसभा तक एनडीए की वोट हिस्सेदारी लगभग पहले जैसी ही रही, जबकि महागठबंधन की हिस्सेदारी थोड़ी घटी। जिन इलाकों में सबसे ज्यादा नाम हटाए गए वहां भी एनडीए को खास बढ़त नहीं दिखी। डेटा से ये साफ है, एसआईआर राजनीतिक विवाद तो था, लेकिन चुनाव परिणाम तय करने वाला फैक्टर नहीं। दुबई एयर शो में शुक्रवार दोपहर बड़ा हादसा हो गया, जब भारत का तेजस फाइटर जेट डेमो फ्लाइंग के दौरान क्रैश हो गया। हादसे में पायलट की मौत हो गई, जिसकी पुष्टि भारतीय वायुसेना ने की है। आईएएफ ने कहा है कि उन्हें इस नुकसान का गहरा दुख है और हादसे की वजह जानने के लिए कोर्ट ऑफ इंक्वायरी बिठाई जा रही है। हादसा दोपहर करीब 2:10 पर हुआ, जब तेजस, जो HAL द्वारा बना सिंगल सीट लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है, अचानक नीचे गिर गया। सूत्रों का कहना है कि पायलट ने नेगेटिव G-फोर्स टर्न से रिकवर नहीं किया। चश्मदीदों ने बताया कि प्लेन अचानक तेजी से नीचे आया और कुछ ही सेकंड में काला धुआं उठने लगा। ये 2 साल में तेजस का दूसरा क्रैश है। इससे पहले 2024 में जैसलमेर में तेजस हादसे का शिकार हुआ था, लेकिन तब पायलट सुरक्षित बच गया था। कर्नाटक की राजनीति में एक बार फिर खींचतान तेज हो गई है। कई कांग्रेसी विधायक दिल्ली में पार्टी हाईकमान से मिलने पहुंचे, जिसके बाद सीएम बदलने की अटकलें फिर से बढ़ गई हैं। बीजेपी ने दावा किया कि कांग्रेस सरकार को 2 धड़ों में बांट चुकी है, एक सिद्धरमैया का ग्रुप और दूसरा डीके शिवकुमार का। लेकिन बेंगलुरु में जब डीके शिवकुमार से यह सवाल पूछा गया तो उन्होंने साफ कहा कि सीएम सिद्धरमैया पूरे 5 साल का कार्यकाल पूरा करेंगे और मैं उन्हें शुभकामनाएं देता हूं। सभी 140 विधायक मेरे अपने हैं, मेरे खून में गुटबाजी नहीं है। दिल्ली जाने वाले विधायकों पर उन्होंने कहा कि मंत्री बनने की इच्छा में लोग नेतृत्व से मिलने जाते हैं, इसमें कुछ गलत नहीं है। उधर बीजेपी नेता आर अशोक ने कहा कि सरकार 2 हिस्सों में बंट चुकी है और सिद्धरमैया के पास बहुमत नहीं बचा है। जनसुराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर ने बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने कहा है कि वो दिल्ली में अपने परिवार के लिए एक घर को छोड़कर पिछले 20 साल में कमाई गई अपनी पूरी संपत्ति जनसुराज को दान कर देंगे। पश्चिम चंपारण के भितेहरवा में पीके ने कहा कि जिन लोगों को लालच देकर 10,000 रुपए की पहली किश्त दी गई थी, अब उन सभी तक पहुंचना और उन्हें सरकारी दिक्कतों से बचाना जनसुराज की जिम्मेदारी है। पीके ने बताया कि 15 जनवरी के बाद जनसुराज की टीम हर घर जाएगी और फॉर्म भरवाएगी ताकि लोगों को 2 लाख रुपए का लाभ मिल सके। उन्होंने वादा किया कि अगले 5 साल तक वो अपनी कमाई का 90% हिस्सा इस पहल में देते रहेंगे। साथ ही लोगों से ये भी अपील की कि वो कम से कम 1,000 रुपए दान करें। पहली बार चुनाव लड़ने वाली जनसुराज को इस बार एक भी सीट नहीं मिली। अमेरिका ने भारत को 2 अहम हथियार बेचने के सौदे को मंजूरी दे दी है। अमेरिकी विदेश मंत्रालय ने कहा है कि अमेरिका ने भारत को $92.8 मिलियन यानी लगभग 823 करोड़ रुपए के हथियार बेचने की मंजूरी दे दी है। भारत को जो हथियार बेचे जाएंगे उनमें जेवलिन एंटी टैंक मिसाइल और एक्सकैलिबर प्रिसीजन आर्टिलरी प्रोजेक्टाइल शामिल हैं। ये ऐसे गोले हैं जो सटीक निशाना लगा सकते हैं। ये सौदा भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वॉशिंगटन में डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात के 9 महीने बाद हुआ है। यहाँ दोनों देशों ने रक्षा क्षेत्र में सहयोग पर प्रतिबद्धता जताई थी। ऐसी खबरें हैं कि ट्रंप ने भारत से अमेरिका में बने और अधिक हथियार खरीदने की अपील की थी। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की ने कहा है कि वो रूस के साथ युद्ध खत्म करने के ड्राफ्ट पीस प्लान पर ईमानदारी से काम करने को तैयार हैं। अमेरिकी मीडिया रिपोर्टों में दावा किया गया है कि इस योजना के तहत यूक्रेन को अपने डोनबास के कुछ हिस्से छोड़ने पड़ सकते हैं, सेना घटानी होगी और नेटो में शामिल न होने का वादा करना होगा। ये भी साफ नहीं है कि इस प्लान में यूक्रेन की हिस्सेदारी कितनी है। व्हाइट हाउस ने कहा है कि अमेरिका ने दोनों पक्षों से बराबर बातचीत की है। जेलेंस्की के दफ्तर का कहना है कि यूक्रेन न्यायपूर्ण तरीके से युद्ध खत्म करने के लिए इस योजना पर चर्चा करने को तैयार है। रिपोर्टों के मुताबिक सेना को 6 लाख सैनिकों तक सीमित करने और रूस पर लगे प्रतिबंध हटाकर उसे वैश्विक अर्थव्यवस्था और G7 में वापस शामिल करने जैसी बातें भी प्लान में हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सत्य हिंदी।